नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है अशोक भारती। आपको पता होगा कि बजट में चाहे स्टेट का बजट हो या केंद्र का बजट, एससी एसटी के लिए सब प्रावधान होता है। उनके अनुपात, संख्या के अनुपात में उनको बजट में अलग से प्रावधान होता है। उस बजट के तहत खर्च करना है, क्या वो घटा है, बढ़ा है। मेरे साथ इकोनॉमिक मामलों के जानकार, अर्थशास्त्री और दुनिया भर के देशों में काम कर चुके अशोक भारती थे, जो नेटवर्क नाम से संस्था भी चलाते हैं, ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत। अशोक भारती जी, स्वागत है। हमें समय देने के लिए क्या कहेंगे बजट में? क्या इस बार एससी एसटी का जो सब प्लान का पैसा है वो घटा है या बढ़ा है? शंभू जी, आपके तमाम दर्शकों को और दलित आदिवासी बहुजन समाज के लोगों को मेरा सादर जय भीम। और बजट में मिक्स है, दलितों का पैसा घटा है अनुपात की दृष्टि से, और आदिवासियों का पैसा थोड़ा बढ़ा है अनुपात की दृष्टि से। और अब अगर आप देखें कि जो है बजट अगर कुल राशि में देखें तो 45 लाख करोड़ का बजट है, और दलितों को जो पैसा आवंटित किया गया है वो 1,59,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, और आदिवासियों को जो दिया गया है वो 1,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है थोड़ा सा। लेकिन अगर हम पिछले बजट के मुकाबले में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि दलितों के बजट में अनुपात के हिसाब से 2% की कमी हुई। 2%? साल के 2% बजट कम हुआ है। और क्योंकि दलितों के हिस्से में केवल 3.53% टोटल बजट का हिस्सा आता है, तो मैं समझता हूँ कि 2% भी कोई कम अनुपात नहीं होता है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो सबसे अचंभित करने वाली बात है कि इस देश के जो बहुत सारे बहुजन ओबीसी लोग हैं, आप भी ओबीसी हैं जो मेरी जानकारी है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे हिसाब से डूब मरना चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी आबादी को बजट में जो आवंटन है, बता सकते हैं कितना आवंटन है? अंदाजा नहीं है मुझे। 1,000 करोड़ का होगा, लाख करोड़ नहीं जाएगा। इतने बड़े चैनल बनाने वालों को अगर अंदाजा नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं, केवल ओबीसी के लिए इस साल केवल और केवल और केवल और केवल 1,893 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट का मात्र 0.042% है। पिछले साल ओबीसी के लिए यही बजट 3 करोड़ रुपए ज्यादा था, उसमें भी 3 करोड़ कम कर दिया है। पिछली बार 1,896 करोड़ था, इस बार 1,893 करोड़ है। जय हो ओबीसी प्रधानमंत्री। अशोक जी, मैं समझना चाहता हूँ कि एससी एसटी का जो बजट एलोकेशन है सब प्लान, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, ये सरकार को करना ही करना है। क्या ओबीसी वाला भी मामला संवैधानिक है या ये सरकार की विवेक पर? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये अभी संवैधानिक नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सरकार ने पिछले 1975 से अब तक ये मान लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट एलोकेट होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उनकी आबादी के अनुपात में बजट एलोकेट नहीं किया है। इस सरकार ने भी नहीं किया। मतलब संवैधानिक प्रावधानों को भी नहीं मान रहे हैं। मैं उसको संवैधानिक प्रावधान नहीं कह सकता, क्योंकि संविधान में इस तरह का कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह है, कुछ राज्यों में उनकी आबादी के अनुपात में बजट एलोकेट करने का कानून बन चुका है, तेलंगाना जैसे बन चुका है, कई राज्यों में बन चुका है। और ये हमारी मांग चल रही है कि सरकार को अगर इस देश से जहालत खत्म करनी है, बैकवर्डनेस खत्म करनी है, तो दलित और आदिवासियों का विकास जरूरी है। और उनके आदिवासी और दलितों के विकास के लिए जरूरी है कि उनकी आबादी के अनुपात में बजट के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। अरे जो मैं आऊंगा ओबीसी पर भी आऊंगा, इंटरेस्टिंग है वो। अच्छा, एससी एसटी का जो बजट एलोकेशन है उसको खर्च करने कहाँ खर्च कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैं सुदीप चौहान का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे
कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में एससी एसटी के लिए 97,314 करोड़ का अलॉटमेंट था, जिसमें से राशियां जो है वो वापस कर दी गई इस्तेमाल दूसरे काम के लिए। 97,314 करोड़ का दूसरे 76% दूसरे काम में खर्च कर दिया गया। वही 2022 में एसटी के अलावा की राशि में 4545 करोड़ का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए कर दिया गया। तो जो एसटी एसटी का जो प्रावधान है, ये कहाँ खर्च करना है? देखिए, आइडियली आदर्श रूप में क्या होना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति का बजट सीधे सीधे उनके विकास के लिए आवंटित होना चाहिए, उनके विकास में खर्च होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस बजट के कुछ उदाहरण बताता हूं, आपके लिए जानकारी के लिए मुझे लगता है कि जरूरी होगा कि अब जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो बजट है, उस बजट एलोकेशन का जो 88% एलोकेशन है, 88%, आप मेरी बात नोट कर रहे हैं ना, 88% जो बजट है वो केवल 10 मंत्रालयों ने और विभागों में हुआ है। ठीक है, ये 10 विभाग हैं और आप चिन्हित करना ये कौन कौन से विभाग हैं, आप ये जरा ध्यान देखिए। मैं बता रहा हूं उनका नाम। पहला विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, जिसने डिमांड नंबर 87 के तहत, जिसकी डिमांड नंबर 87 है, उसके तहत अनुसूचित जाति के बजट से उनको 29,391 करोड़ 40 लाख रुपया मिला है। कृषि और कृषक कल्याण विभाग जो है 18,894 करोड़ रुपया। खाद्य और जन वितरण विभाग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट 18,693 करोड़ रुपया। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल कल वाला चल रहा है ना आजकल, जो है 16,754 करोड़ रुपया। उर्वरक विभाग 14,862 करोड़ रुपया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 12,876 करोड़ रुपया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है 10,160 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 9,323 करोड़ रुपया। महिला और बाल विकास विभाग 5,038 करोड़ रुपया। उच्चतर शिक्षा विभाग 4,032 करोड़ रुपया। ये 10 मंत्रालय विभागों ने मिलाकर 1,40,27 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। ये जो है कुल पैसे का 88% है शेड्यूल कास्ट के बजट का। अब मुझे ये बताइए कि रूरल डेवलपमेंट में दलितों के विकास पे कहां खर्च करने वाली है पैसा सरकार? उर्वरक विभाग में कहां खर्च करने वाली है? कृषक कल्याण में किन दलितों को डायरेक्ट फायदा होगा? हम उनकी और भी गहराई तक जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसा सरकार जो है किसानों के लिए जो 2,000 रुपए 3 महीने में देती है, 6 महीने में देती है, ये सब पैसा ऐसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, एसटी का बजट बढ़ा है, मतलब चलिए आंकड़ों में खर्चा का तो हमें पता है, स्ट्रीट लाइट और फुटपाथ बनाने में जो पैसा खर्च कर देते हैं। ओबीसी का जो है वो ओबीसी के नाम पर जो बजट आया है वो इतना कम है, तो क्या इससे पहले कभी बातचीत होती थी सब चीजों पर? नहीं, मैं जो इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे याद है कि एक बार डी राजा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपने भाषण में जो है ओबीसी का बजट मात्र 0.1% होने का जिक्र किया था। हमारे मतलब कि हमने उनको फिगर दिए थे, उन्होंने जिक्र किया था और बड़ा हंगामा हो गया था उस बात पर। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहां है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव है, आदिवासियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओबीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग बजट के डॉक्यूमेंट्स को और बजट की प्रक्रिया की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि बजट ही वो जगह है जहां से किसी भी समाज के विकास का रास्ता खुलता है। अब मैं आपको आदिवासियों का एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी मैंने आपको अनुसूचित दलितों का बताया था, आदिवासियों का भी आपको देखना है। मैं बताऊंगा कि नितिन गडकरी जी का मंत्रालय का पैसा जो है आदिवासियों की जेब से जा रहा है। मैं डिटेल देना चाहता हूं, आप जरा डिटेल ध्यान रखें। मैं आपको दे रहा हूं डिटेल कि कहां कौन कौन से मंत्रालय से कितना पैसा आदिवासियों का गया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी मार्के की है, लेकिन हमारे लोग इस पर ध्यान, जैसे मैं बताऊं आपको, सड़क एवं परिवहन, आदिवासियों का कुल जो बजट है
वो 1,19,509 करोड़ रुपए का है। उसमें से 23,375 करोड़ रुपया सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय है। हम सबको पता है कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, वहां कौन से हाईवे बन रहे हैं, वहां कौन सा सड़क का परिवहन चल रहा है। ठीक है। दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग में 20,400 करोड़ रुपया, जनजाति कार्यालय मंत्रालय में 12,386 करोड़ रुपया, ये उनका ही विभाग है। कृषि एवं कृषक कल्याण में 9,811 करोड़ रुपया, खाद्य और जन वितरण विभाग में 9,359 करोड़ रुपया, उर्वरक विभाग में 7,699 करोड़ रुपया, पेयजल और स्वच्छता विभाग में 7,615 करोड़ रुपया। वहां तो कोई टैप भी नहीं पहुंचता, नल भी नहीं पहुंचता, तो ये कहां ले जाएंगे पैसा। विद्यालय शिक्षा में 6,824 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 4,830 करोड़ रुपया, महिला बाल विकास मंत्रालय में 2,166 करोड़ रुपया। हम तो ये समझ 87% पैसा जो है इन 10 विभागों के पास है। हमारे लोग अभी भी टीवी देखकर सस्ता महंगा में फंसे हुए। ये बात तो है। हमारे लोग जो है नहीं, हमारे लोगों का इशू क्या है, ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के प्रोफेसर नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन सब लोग इमोशंस, रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति, भाई इनका भी करो, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उनके पे भी बात करो ना। ऐसा नहीं कि हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाले लेक्चरर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले लोग नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो बजट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है उस पर हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर कितना डिस्कशन करते हैं। पता हमारा इकोनॉमिकल एसोसिएशन एकदम सुन है, हीरो है। नहीं, मैं समझता हूं कि हमने कभी बजट को अपने एम्पावरमेंट के टूल पर नहीं देखा, एम्पावरमेंट के औजार के तौर पर नहीं देखा। और ये बावजूद इस बात के है कि डॉक्टर अंबेडकर के बंबई विधानसभा में बजट पर सक्रिय हस्तक्षेप है। डॉक्टर अंबेडकर का केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि वो भारत के योजना आयोग और प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते थे, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। प्लानिंग कमीशन में जाना चाहते थे, लेकिन हमारे लोग ना प्लानिंग को देखते हैं, ना हमारे लोग बजट को देखते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आपको पता है हमने 2001 से ये मुहिम शुरू की थी, पर आज कम से कम लोगों की जुबान पर बजट के बारे में चर्चा तो है। अब उतनी गंभीरता भी धीरे धीरे आ जाएगी। आपको याद लगातार बजट की राशि बढ़ रही है। ओवरऑल कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है ओवरऑल जो है ये बजट हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद लेकर नहीं आता। ये बजट एज यूजुअल है, ऐसा कोई इसमें क्रांतिकारिता नहीं है, इसमें ऐसा कोई बदलाव का औजार नहीं है कि दलित और आदिवासी मतलब दलित और आदिवासियों का साल में कोई विकास हो पाए। हेल्थ का बजट घटा है, एजुकेशन का बजट घटा है, इरिगेशन का बजट घटा है, मनरेगा का बजट घटा है, तो ओवरऑल तो आम आदमी के लिए तो कुछ है नहीं। हेल्थ उनके लिए सिंचाई, दवाई और पढ़ाई, ये 3 था, तो इन तीनों का ही बजट घटा। क्या डिफेंस सेक्टर में इन्होंने घटाया है बढ़ाया है? अगर आपके एक्नॉलेजमेंट पे हो, अगर आपने देखा हो। क्या चीज? सॉरी, डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ाया घटाया है? काफी बड़ा डिफेंस में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बजट जो है इनका, मैं बता देता हूँ तुमको डिफेंस में कितना बजट हुआ है। मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे तुम्हारे जो है। देखिए कि जो मैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब जो है पेंशन, डिफेंस सर्विसेज में आप देखिए कि इस बार का जो बजट सरकार ने बताया है डिफेंस सर्विसेज में 2,70,120 करोड़ रुपया उन्होंने डिफेंस सर्विसेज में बताया है। डिफेंस सर्विसेज में बताया उन्होंने, ठीक है। आर्मी का, एयरफोर्स का, ऑर्डिनेंस का और डिफेंस का 2,70,120 करोड़ रुपया बजट है। और अगर आप देखेंगे सोशल सर्विसेज, उसका केवल 2,11,423 करोड़ रुपया है। और सोशल सर्विसेज में क्या क्या शामिल है अगर आप सुनना चाहें, उसमें जो है टेक्निकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज है, आर्ट एंड कल्चर है, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर है,
वाटर सप्लाई सैनिटेशन है, हाउसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है, ब्रॉडकास्टिंग है, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी का जो सोशल वेलफेयर का बजट है वो केवल और केवल जो असल में उन पे खर्च होगा वो है 9,336 करोड़ रुपए 48 लाख। ये है एक्चुअल में। सर क्या लग रहा है ये जो प्रावधान है, जो बजट है, तो ये अडानी वाला इशू से भी इफेक्ट है क्या क्या लग रहा है? अडानी के इशू से इसका भी इम्पैक्ट है कि सरकार बच रही है ज्यादा हवाबाजी करने से, क्योंकि अडानी कंट्रोवर्सी जिस तरह से हुई है तो LIC और SBI और तमाम तो सारे बैंकों के सरकार कह रही है ना कि हम 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल कैपेक्स में खर्चेंगे, हम इन जो है पूंजीगत व्यय करेंगे। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट के तो साथ खड़ी है सरकार। अडानी वाले मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अडानी वाला जो मामला है, ये कॉर्पोरेट, भारत में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतनी कमजोर है कि एक हाथ लेता है दूसरा हाथ देता है, किसी को पता ही नहीं लगता। मुझे लगता है कि भारत अडानी वाले मसले को हमें एक भारत सरकार को इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और भारत में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, मल्टीपल मतलब कि जो शेल कंपनियों का जो ढांचा है उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो बैंकिंग सेक्टर में प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हम SC ST OBC को स्टैंड मतलब लोन देना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी का संकेत है? कुछ आपको आइडिया हो या आपने उसको रिसर्च किया और जो वो स्टैंड अप इंडिया में जो लोन दे रहे थे? देखिए क्या है कि जो सरकार ने जो ये सब, मुझे लगता है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम शंभू जी, दलित और आदिवासी बजट के साथ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम पैसे के एलोकेशन का नहीं है, उसकी यूजेज है 1,60,000 करोड़ उसकी व्यवस्था का है। आपको याद है पिछली बार जब हम लोगों ने बजट से पहले कॉन्फ्रेंस की तभी मैंने आपको कहा था कि सरकार यदि ये 1,60,000 करोड़ रुपया दलितों के विकास के लिए ढांचा बना के खर्चेगी, इस सरकार को सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन क्या ये सरकार करेगी? क्या इस सरकार का दलितों के प्रति दिल और दिमाग एक जगह पर है? तो क्या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत इकोनॉमिकली और सोशली इकोनॉमिकली अवेयर नहीं? हमारे तो लोग हैं ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा पैसा एलोकेट करने के बाद अगर दलित उनसे नाराज हैं, आदिवासी उनसे नाराज हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या विकल्प हो सकता है इतने बड़ा पैसा। आपको नहीं लगता कि सरकार को बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लगाने चाहिए थे कि हमने SC ST को इतना पैसा दिया है और OBC को कम से कम होर्डिंग्स लगाने की क्षमता बढ़ जाएगी? नहीं, सरकार होर्डिंग बैनर लगाएगी तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी सरकार नंगी हो जाएगी, क्योंकि फिर लोग पूछेंगे ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। इसलिए इसका श्रेय सरकार नहीं ले सकती। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बात बस और जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए, देश के 90% आबादी आज भी तमाम सिस्टम से अलग है, इकोनॉमिकल सिस्टम से अलग है, सोशली वो हाशिए पर है, इकोनॉमिकली तो कोलैप्स है पूरा। उनके पास है न मेडिकल फैसिलिटी है, कबूतर खाने की जिंदगी जी रहे जिसके 90% लोग, जिसमें SC ST OBC बहुत संख्यक है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को ये बहुत ही गंभीर मसला शंभू जी आपने उठाया है और हमने नैकडोर के तहत हमने ये तय किया है कि इस साल हम हर महीने 2 महीने में एक चुनिंदा लोगों का आंकड़ों के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बेस पर मीटिंग करेंगे। आपको याद है एजुकेशन पर हम लोगों ने 8 जनवरी को ये किया था। अभी मैं 2 दिन पहले बुंदेलखंड में जो स्थिति है उसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन लोगों को देकर आया हूँ। वहाँ लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम और अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा का हम अध्ययन कर चुके हैं
तो हम अब पूरे दलित समाज को फैक्ट्स और फिगर के आधार पर उसके आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं। इमोशंस के आधार पर कभी ये किताब जला दो, कभी वो किताब जला दो, कभी अरे जो इतिहास में हो गया उससे हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते। इतिहास से हम भविष्य नहीं बदल सकते। भविष्य को बदलने के लिए हमें भविष्य की रणनीति चाहिए। इतिहास से सबक लेते हुए भविष्य की प्लानिंग। जी, और मेरा मानना है, वो हम सरकार को ये निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर चाहें तो अनुसूचित जाति जनजाति के डेवलपमेंट का ये जो पैसा एलोकेशन है उसके लिए सरकार को एक राष्ट्रीय स्तर पर नैकडोर ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेते हुए एक राष्ट्रीय समिति बनानी चाहिए। चलिए मैं ये बता एक लाइन ऐड करता हूं कि अभी भी एससी एसटी के जो लोग हैं वो अपनी वोट की अहमियत समझने लगे जी, वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने की स्थिति में भी हो गए। वो राजनीतिक हिस्सेदारी तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है क्या वो उनकी इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ काम कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब तक आप एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उससे उस परिवार का भला हो सकता है, लेकिन उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का तभी भला होगा जब आपकी आर्थिक हिस्सेदारी, चाहे वो बिजनेस हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, इंडस्ट्री हो, इन सब में जब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, जबकि आपकी रोजी रोटी मुकम्मल नहीं होगी, आपका विकास नहीं हो पाएगा। और हम लोग की कोशिश होती है कि इसी तरह से आपको अवेयर किया जाए। और अशोक भारती जी नैकडोर के वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। लगातार आर्थिक मोर्चे पर कैसे इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग मजबूत हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपको इनकी बातों को गंभीरता देना चाहिए। और सोचिए कि आजादी के 75 साल बाद एक मिडिल क्लास होने के बाद भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हाशिए पर हैं आर्थिक रूप से। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया सर हमें समय देने के। धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।